हाय मैम, गुड टू सी यू। कैसे हो नाइस टू आप? मीट यू। हम ठीक हैं, बताइए। क्या कर रहे हो आजकल आप सरपंच बनने के बाद? आजकल स्पेसिफिकली हाँ। आज तो हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हाँ। एज स्पीकर थे, हाँ। moderating a session with Dr. Rima Huja हम्म। on a topic that's very close to my heart. So this is the book I was talking about, The Emperor's Journal. हमने भी उनसे बात करी थी। की थी। हाँ। So yes, so ओके। इसके लिए हम यहाँ पे आए थे, जिसके लिए of course I'm grateful and thankful to especially Mr. Roy, Ms. Gokhale and William Dalrymple for inviting me here. एक बार पहले भी मैंने इस मंच पे बोला है, पर वो उस समय मैं सरपंच थी, इस समय मैं सरपंच नहीं हूँ। तो लाइफ में क्या कर रहे हो अभी आप उसके बाद? लाइफ में मैं अभी अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नाइस नाइस। बट उसके साथ एक पैर मेरे गांव में ज़रूर रहता है। सो आई एम फोकसिंग ऑन एजुकेशन, स्पेशली फॉर द यूथ, और साथ में एग्रीकल्चर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है हमारे फार्मर्स पे सबसे ज़्यादा होता है, और उन्हें सेंसिटाइज करना कि ये एक लोकल इम्पैक्ट नहीं, एक ग्लोबल इम्पैक्ट है, वो समझाना। और साथ में ये भी कोशिश रहती है कि जो युवा पीढ़ी है वो भी समझें और अपने पेरेंट्स को समझाएं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, जो बदलाव लेके आने की ज़रूरत है वो समझ सकती हैं, और होपफुली क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में कहीं ना कहीं भागीदार भी बन सकते हैं। सिंस अभी नरेगा को रीसेव करता हुआ एक नया बिल आया है, जी राम जी, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट सिंस यू वर a सरपंच ऑफ I सोलर have a विलेज? lot of opinions and it's a topic that's close to my heart, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ा पूल ऑफ फंडिंग ग्रामीण विकास के लिए है तो वो NREG के तहत ही है। और मेरे पर्सपेक्टिव से और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ग्रास रूट्स में, मेरा ये मानना है कि इसको यूटिलाइज करने का जो माध्यम है उसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो सरकार की पहल रही है, अभी जो बदलाव आया है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आप गांव में लोगों से बात करें तो ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं NREG के स्कीम के एग्जीक्यूशन से, खासकर जब फसल का समय होता है तो उसमें जो फार्मर्स हैं उनको भी सहयोग की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं NREG के कंपोनेंट की वजह से वो सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा था, और जो मिल भी रहा था the rates were exorbitantly high that every farmer could not afford and cannot afford. And also access to labor during those days becomes very difficult. So certain changes, और लोगों को ये भी समझना है कि पॉलिसी जब बनती है, खासकर जब वो नया होता है, उसे समय समय पे उसको मॉनिटर करना और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेस तभी होता है, और अगर दिखे कि हाँ उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो वो चेंजेस लेके आने चाहिए हैं। तो मेरे हिसाब से जो चेंजेस हैं, आई एम होपिंग इट ब्रिंग्स अ बेटर प्रोस्पेक्ट, एंड उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो ये है कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, जिसमें अदर देन प्रॉपर हाउसिंग and electricity, साथ में you need to have better roads, better access to safe drinking water and basic infrastructure, रोटी कपड़ा मकान के दायरे में जो आता है, उसके लिए मेरा मानना है कि ये एक पूल ऑफ फंड्स है जिससे वो ब्लैंकेट बेसिक राइट टू डिग्निटी थ्रू बेसिक अमेनिटीज इस फंडिंग से हर गांव में उपलब्ध की जा सकती है। सो मेरा निवेदन सरकार को ये होगा कि उस एस्पेक्ट को भी देखें, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक्स या बेसिक राइट्स हमें नहीं मिल पाते हैं, बेसिक राइट्स का मैं ये कह रही हूँ कि राइट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसमें राइट्स इन टर्म्स ऑफ राइट टू अ बेटर लाइफ, जिसमें वो बेसिक अमेनिटीज़ हमें प्रोवाइड होनी चाहिए, जिसकी वजह से उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके, जिस वजह से डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी गाँव जाने में कतराए नहीं। अभी क्या होता है कि डॉक्टर्स पढ़े लिखे हैं, उन्हें अगर मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जॉब मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो वो ये देखते हैं कि भाई हमारे पास कमरे में बिजली प्रॉपर है या नहीं है, अगर उनके बच्चे हैं कि स्कूल कैसे चल रहा है, कि हमारे स्कूल बच्चे उस स्कूलों में जाने लायक हैं या नहीं हैं, क्या वो स्कूल इस लायक हैं कि हमारे बच्चे उसमें जाएं या ना जाएं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति चाहेगा अपने लिए और अपने परिवार के बारे में सोचे और अपेक्षा करेगा कि वो सब सुविधाएं उनको उपलब्ध हो,
ये सिर्फ शहरी स्तर तक नहीं रहना चाहिए, ग्रामीण में भी होना चाहिए। इट्स द बेसिक राइट टू एवरी इंडिविजुअल। ओके सो दैट इज माय पर्सनल Opinion. इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैंने देखा है कि NREGA ऑन पेपर्स इज अ ब्यूटीफुल स्कीम, बट उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका जो उद्देश्य है, उसमें अभी भी बहुत बड़ा गैप है, which I'm hoping with the change we should सो see. जी राम जी एक पॉजिटिव शिफ्ट है जो उसको जो gaps हैं, hopefully वो उसे fill कर पाएगा. Okay. Now we'll have to see as it rolls out. ओके सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम्स जितनी भी होती हैं हमारे, जैसे आंगनवाड़ी है और वो सारी की सारी स्कीम्स हैं, वो हो क्यों नहीं पाती उस तरीके से एग्जीक्यूट जिस तरीके से उनको लागू किया जाता है स्पेशली गांव में? इसमें एक सिंपल क्लियर कट आंसर नहीं है, क्योंकि हर एरिया का अलग ही इश्यूज होते हैं, अलग ही चैलेंजेस होते हैं। पर मेरा मेन मानना ये है कि ज़्यादातर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से नहीं हो पाता है। हमें पता है, आप और मुझे पता है कि सरकारी स्तर पे एक पॉलिसी निकली है। ज़्यादातर जो अखबार पढ़ते हैं, अगर उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है तो उन लोगों को पता होगा, लेकिन वो श्रेणी जो अखबार नहीं एक्सेस कर पाते या न्यूज़ देखने के लिए उनके पास समय नहीं है, इट्स नॉट जस्ट दैट दे कांट डू इट, क्या उनके पास उस समय निकाल पाते हैं, खासकर जो अपनी रोज़ की रोज़ी रोटी के लिए उनको जूझना पड़ता है। They don't have the luxury of pausing, taking a step back and sitting with the papers, chit-chatting, trying to understand what's going on, right? So खासकर उन लोगों के लिए, क्योंकि जो सिंपल स्कीम, अगर हम सोशल वेलफेयर स्कीम की भी बात करें, तो जब 2010 में मैं पहली बार सरपंच बनी थी, तो मुझे यही देख के दुख हो रहा था कि जो पेंशन स्कीम है और जो बुजुर्ग महिला और पुरुष हैं, उनके बच्चे तो गांव से बाहर निकल गए हैं, लेकिन उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। वो अपने खाने पीने के लिए भी उनके पास कोई सहयोग या जो होना चाहिए सपोर्ट, वो नहीं है। तो फिर हमने हमारे गांव की युवा पीढ़ी और दिल्ली के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमारे गांव में काफ़ी आते थे, तो उनके साथ मिलके हमने पूरे गांव को का पूरा हर घर में जा के चेक किया कि कौन एलिजिबल है, और क्योंकि वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरते हैं, तो उनके लिए वो हमने फॉर्म भरवाए, जो वो पंचायत पे हमने कलेक्ट किए, और फिर हम जो प्रोसेस होता है, सो उससे एटलीस्ट हमने इंश्योर किया कि ये बेसिक जो सपोर्ट सरकार की तरफ से बेनिफिट्स को मिल पाए। सो उस समय वो भी नहीं था। सो उस समय और अब में तो ऑफकोर्स there's been a sea change, काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी सरकार की तरफ से भी ग्रामीण क्षेत्र में सहयोग भी मिला है लोगों को, but there still is a long way to go. So ज़्यादातर मेरा मानना है one lack of awareness, capacity building, पंचायत में जो elected representatives होते हैं उनकी capacity building ही नहीं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी में हो, पटवारी हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, उनको समय समय पे अपडेट करना कि नई स्कीम्स क्या है, कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं अभी भी उससे दूर हैं। उनको वो कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। साथ में मैंने ये भी देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, इवन विद इन द गवर्नमेंट मशीनरी, तो उनको भी लोगों ने ये नहीं समझाया है कि अगर एक स्कीम है तो गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि आप उस फ्रेमवर्क में, उस दायरे में काम करें, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी है चेंजेस करने की, लेकिन वो कतराते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग या ये चीज़ उनको नहीं समझाया गया है। सो उनका जो इंटरप्रिटेशन है उस स्कीम का या उन शब्दों का जो उस कागज़ पे लिखा हुआ है उस स्कीम के बारे में, वो वहीं तक सीमित रह जाता है, और फिर घबराते हैं कि भाई हमें तो ये समझ में आया है, तो उन्हें वो समझाने वाला कोई नहीं है कि what it actually stands for. Okay. So I think that's why I said there's no one simple reason as to why it doesn't happen. It's a lot of many different things. Okay. Since up to 2010 में जब आप सरपंच बने, तब वो टाइम था जब इंटरनेट और स्मार्टफोन्स एंटर कर रहे थे मार्केट में, सिटीज में, अर्बन स्पेस में और गांव में। तो स्मार्टफोन्स ने रूरल लाइफ में, स्पेशली आपके विलेजेस में, कितना इम्पैक्ट डाला है और कितना उन्होंने गांव के लोगों की थिंकिंग को रीसेप कर दिया है? ये अब डिपेंड करेगा आप किससे पूछ रहे हैं और किस एज ग्रुप से पूछ रहे हैं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज बीइंग अ सरपंच एज वेल एज अ सरपंच। मैं कहूँगी कि इट मेक्स लाइफ अ होल लॉट ईजियर, क्योंकि हर गांव में, हर पंचायत में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो फिर अगर आपको कोई मैसेज देना है सबको, कोई नई स्कीम के बारे में या गांव में क्या हो रहा है, तो ग्राम सभा तो होती है,
लेकिन ये एक माध्यम है जिससे आप तुरंत लोगों तक रीच कर सकते हो, हर ढानी में, हर एज ग्रुप से आप कांटेक्ट कर सकते हो, और उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो इस माध्यम से, या अक्सर मैंने देखा है कि ग्राम सभा में या ओपनली लोग किसी दूसरे के बारे में कंप्लेन नहीं करते हुए दिखना चाहते हैं. So through technology, you can maintain your anonymity and quietly say, this is what needs to be done, this is what wrong is happening, without the fear of someone watching you and then being vindictive against you. So as such, it's a huge requirement that has a lot of pluses. Of course, इसके साथ negative aspects भी आते हैं. तो ये ज़रूरी है कि वो लोगों को समझाना कि because the concept of deep fake is something that even people in urban backgrounds, coming from privileged backgrounds like you and I, जिनके पास education है, वो समझ है, पता है, लेकिन उसके बावजूद वो distinguish नहीं कर पा रहे कि कहाँ fake news है, कहाँ authentic news है. तो ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जो older generation है, they're not that tech savvy. अभी भी लोग हैं जो उनके पास सेल फोन है लेकिन हरा बटन लाल बटन ही समझते हैं और अपनी डायरी में 4 नंबर्स लिखते हैं, तो वो निकलेगी एंड देन वो पंच इन करेंगे एंड कॉल करेंगे. सो वो अभी भी है. तो उनको ये नहीं पता कि उनके जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं. और युवा पीढ़ी को समझना ज़रूरी है कि इसमें नॉलेज बहुत है, एंड ये डिस्टिंग्विश करना और ये समझना कि ये जिम्मेदारी अपने आप में निकालना कि मुझे ये टूल के माध्यम से ही इस्तेमाल करना है और इससे चीज़ें सीखनी है, ना कि अपनी सोच को बिगाड़नी है. तो वो गाइड करने वाला मुझे लगता है खासकर अपनी युवा पीढ़ी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सुपरफिशियल नॉलेज बहुत हो रहा है और ये अर्बन ही नहीं, रूरल में भी हो रहा है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है. सो दैट इज समथिंग आई एम लिटिल स्केयर्ड ऑफ. But I do believe technology has the potential because it does not discriminate. Okay. So that way it ensures that everybody benefits from it. मैम, जो स्कूल्स हैं राजस्थान में, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या कोई भी स्कूल्स हो, कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली एक ही टीचर जो है वो 5th क्लास तक पढ़ा रहा है, या मतलब 3 टीचर्स जो 8th क्लास तक पढ़ा रहे हैं. 21st सेंचुरी में जहाँ पे एजुकेशन प्रिविलेज नहीं है, वहाँ पर हमारे स्कूल्स का ऐसा हाल है. आपके एरिया में भी ऐसा है, तो उस पे आपने कुछ उस पे काम वाम किया है या क्या कुछ? So luckily हमारे स्कूलों में टीचर्स की नंबर ऑफ टीचर्स की समस्या तो नहीं है. बेसिक फर्नीचर, बेसिक चीजें हैं वो नहीं है. सो उसमें हमने, जैसे हमारे बच्चियों का जो 8वीं मिडिल स्कूल है, जिसमें छोटे स्तर पे लड़के भी जाते हैं, सो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. सो वो हमने सरकार के सपोर्ट से भी और प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट से भी हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से जो रजिस्ट्रेशंस बहुत कम थी, 30 समथिंग ही थी, वो तुरंत 100 के ऊपर चली गई है. सो वो बदलाव ज़रूर आया है. और इसी में मेरा मानना है कि जो टेक्नोलॉजी है कैन बी यूज्ड ब्यूटीफुली, कि वर्चुअल एजुकेशन के थ्रू जो गैप्स हैं, जहाँ पे गैप्स हैं, वो फिल हो सकते हैं. लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आप और मेरे जैसे लोग भले ही गाँव में नहीं हैं लेकिन शहर में रहते हुए भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो गैप्स फिल कर पाएँ, क्योंकि हर गांव में इंग्लिश, मैथ, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स या ये सब्जेक्ट्स हैं, उनको सिखाने वाले अच्छे टीचर्स की कमी आज भी है. और आपने सही बोला कि जिस गति से बदलाव आ रहा है और उसमें बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को सीखें और समझें और लोगों को पता होना चाहिए उसको कैसे यूज़ करें. साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द करंट डे एंड टाइम, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है उसमें उतार चढ़ाव बहुत होएगा, बहुत हो रहा है. इन्फ्लेशन के दायरे में भी हम सभी आएंगे. तो वो सेविंग्स करना, ये समझना कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ तो मुझे कॉस्टिंग कैसे करनी चाहिए, what all goes into it and how can I use technology to find my market. भले ही मैं गांव में रहती हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं, आप चाहे दिल्ली में बैठे हो या यूएस में बैठे हो, उसके माध्यम से मैं मेरे प्रोडक्ट को आपके पास भी पहुंचा सकती हूँ. सो ये टूल्स हैं जो मैं आशा करती हूँ कि लोग जो सुन रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को, वो कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तो शायद
वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमारे हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं हाँ, उनको सहयोग दें और ये ओके। सिंस आपके इंफॉर्मेशन पास ये प्रोवाइड बुक करें। है राजा मानसिंह वाली, हु इज़ योर यस, मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम हिस्ट्री? फ्रॉम हिस्ट्री, हाँ, ओह राजस्थान पर्टिकुलरली। okay, so now that's a tough question. He himself राजा मानसिंह, also, ओके। because अगर current times के तहत देखें तो I think he was a great political leader. हुँ, वो लोग देखते नहीं हैं क्योंकि ये सोचना है कि उस समय सिर्फ लड़ाइयों से ही आप डिसाइड कर सकते थे कि कौन अच्छा है या कौन नहीं। तो मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी से इंश्योर किया कि हुँ, वो अपने एरिया को, अपने लोगों को, हुँ, अपने देश को बचा के रखें। उन्होंने प्रमोट किया अपने हिंदू रिलीजन को भी, सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे रिलीजन्स को भी जो अपने देश में थे उनको भी बचाया। और एक बैलेंस हुँ, तरीके से उन्होंने लीड किया जो आज के समय में हुँ, अगर होता तो वाहवाही मिलती, लेकिन उस समय में क्योंकि अगर खुद आप, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद लीडरशिप रोल में रह चुकी हूँ और इसलिए समझ में आता है कि ये एक ऐसा पद होता है जिसमें with which comes huge responsibility. हुँ, There are many catch-22 situations, right? It's not always black and white. It's a lot of gray. हुँ, And ये चीज़ें आपको तभी समझ में आती है जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। एंड सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक ही वाज अ ग्रेट लीडर। हुँ, फिर ऑफ कोर्स हमारे राजस्थान में तो बहुत सारे लीडर्स रहे हैं, नेचुरली। फ्रॉम महाराणा प्रताप टू of course the women were amazing, हुँ, who nudged their sons and spouses to go out and fight wars हुँ, and stood for their values, stood to retain the character and also fight for their kingdoms. हुँ, So historically, I think it's a very rich state. हुँ, मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे खुद के फैमिली में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए हैं अपने देश को ओके। बचाने के लिए। सो मेरे में वो एम्पैथी, वो एक जो अपने देश के लिए जब मैं ऐसी बातें करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लिटरली, बिकॉज आई थिंक इट्स समवेयर इट्स इन द ब्लड बिकॉज आई हैव ग्रोन अप सीइंग दैट। ओके। सो सो लास्ट क्वेश्चन मैम, 10 जी। साल सरपंच रहने के बाद पॉलिटिकल हाँ। लाइफ या पॉलिटिक्स में आने का मन नहीं किया या बात नहीं बनी? देखिए, मेरा उद्देश्य जब मैं सरपंच बनी थी, क्योंकि ये निर्णय मेरा खुद का नहीं था, ये मेरे ग्रामवासियों का ये था। सभी पॉलिटिकल लोग कहते हैं ये मेरा ये निर्णय, आप ये हमारे मेरा गांव में जाइए, आप गांव में जाइए। ये जो भी छोटे मुझे मुझे छोटे मुझे पोजीशन पे होते हैं पूरा वो तो कहते हैं कि पूरा नो तो नो। खत्म करने दीजिए। हाँ, आप खुद हमारे गांव में जाके पूछ लीजिएगा। हाँ, ना तो मैंने कैंपेन किया, हम्म। ये सब मेरे ग्रामवासियों ने आपकी किया था। फैमिली इन्फ्लुएंशियल थी, नहीं, कैंपेन करने की कहाँ जरूरत पड़ती है? मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं नहीं हूँ, नहीं, गांव के तौर पे क्या आप आराम से सरपंच तो बना ही सकते हैं। पर मैं गांव में नहीं रही। तभी तो यस, तभी तो आपको तभी जरूरत ही तो नहीं पड़ी। तभी तो घर के लोग होते हैं जो आजकल के रूरल डेवलपमेंट में, रूरल तो सोसाइटी में मेरा होता परिवार है। गांव में नहीं रहा ना। ओके। मेरे ग्रैंडफादर जब चौथी क्लास में थे, क्योंकि उस हम्म, समय गांव में सिर्फ चौथी पांचवी तक स्कूल होता था, हम्म, तो मेरी परदादी हम्म, हमारे घर में, चाहे वो मैटरनल या पैटर्नल, मैं मानूंगी कि हमारे घर की महिलाएं काफ़ी बोल्ड और सक्षम भी प्रोग्रेसिव। थी एंड प्रोग्रेसिव भी थी, और पुरुष भी प्रोग्रेसिव थे। हम्म, तो उन्होंने मेरे परदादी के दो बेटे थे, मेरे ग्रैंडफादर बड़े और फिर उनके एक छोटे भाई थे। तो उन दोनों को जब वो चौथी कक्षा में थे वो लेके आ गए जयपुर और अपनी सही लेके यहाँ पे रुके और खुद अपना ज्वेलरी वगैरह सब ले आए, और सिर्फ इसलिए कि अपने बेटों को वो अच्छी एजुकेशन दे सकें। और पढ़ाई करके फिर जयपुर स्टेट में ही मानसिंह जी ने ही मेरे ग्रैंडफादर को आर्मी में लिया। उनके साथ ही वो चाहते थे वो रहें। मेरे ग्रैंडफादर बताते हैं उनका सपना तो था लॉयर बनने का, बट फिर ये अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने मना नहीं किया। और तो चौथी क्लास के बाद वो रिटायर हुए एज ब्रिगेडियर, वेरी हाईली डेकोरेटेड सोल्जर, महावीर चक्र अवार्डी भी रहे हैं, सेवर ऑफ पंजाब कहलाते हैं। क्योंकि 1965 खेमकरन सेक्टर का वॉर जो था वो एक सुसाइडल स्ट्रैटेजी थी जो मेरे ग्रैंडफादर ने ही की, जिसकी वजह से हम जो इन्वेडर्स थे उनको रोक पाए थे। सो 1975 में वो रिटायर हुए, तो उस दौरान वो गांव में बिल्कुल भी नहीं गए थे क्योंकि पोस्टिंग्स बाहर बहुत जगह थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी वो उन्होंने भाग लिया था।
तो वो बताते हैं कि 1975 में वो जब वापस गांव आए रिटायरमेंट के बाद, सो दैट बी आई गेस 76, उन्होंने, और ये शब्द मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं जब गांव आया तो वैसा का वैसा ही था जब मैंने 4th कक्षा में छोड़ा, लाइक नथिंग हैड चेंज्ड। सो उन्हें लगा कि मैंने देश के लिए इतना कुछ किया, मुझे अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जो भी डेवलपमेंट मेरे गांव ने देखा वो उनके समय में था, लेकिन उनके और मेरे बीच में तकरीबन 20 साल का गैप फर्क रहा, जिसमें गांव के दूसरे और लोग भी सरपंच रहे। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो विद फुल इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी के साथ किया। मेरे पेरेंट्स भी खुद समाज सेवक रह चुके हैं, तो मुझे अक्सर लगता है कि लोगों ने यही सोचा होगा कि मेरे ग्रैंडफादर एंड मेरे पेरेंट्स एज ऑनेस्ट एंड इंटीग्रल पीपल विद ग्रेट इंटेग्रिटी, तो शायद बच्चों में भी वही होगा। तो उस बदौलत शायद उन्होंने मेरे बारे में सोचा, और इसलिए भी क्योंकि डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत थी। हमारे गांव में अकाल घोषित हो रखा था, एंड 2010 से पहले तकरीबन 13 साल तक अच्छी बारिश नहीं हुई थी, और ग्राउंड वाटर इतना ख़राब है कि वो आप खेती के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। तो जब ग्रामवासियों ने निर्णय लिया, और वो भी इसलिए लिया क्योंकि इट वाज अ रिजर्व सीट फॉर वुमेन। और मैं उनसे मजाक भी करती हूँ कि अगर वो नहीं होता तो शायद आप मेरे बारे में सोचते भी नहीं, जो वो कुछ कहते नहीं है इसका मतलब मानते भी हैं। सो निर्णय उन्हीं का था, और मैंने हाँ इसलिए भरी क्योंकि मैं समझना चाहती थी कि सिंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, या जब से पंचायती राज शुरू हुआ है, सही माध्यम से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला मॉडल विलेज हमें दिखने को नहीं मिलता है। और मेरा ये मानना है कि अगर सब सेक्टर के लोग जुड़ें, मैं आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कोलैबोरेशन, सो इवन इफ इट्स वन विलेज एट अ टाइम, कैन वी कम टुगेदर टू चेंज दैट। क्योंकि ये बोलना कि ये तो सरकार का काम है, आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। कि हमारी भी एज प्रिविलेज्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए मैंने माना है कि जितने ज़्यादा लोग, क्योंकि एज सरपंच एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, मैंने भले ही मैनेजमेंट किया हो, आई हैव अ लॉजिकल माइंड, इसलिए आई कुड फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, but I'm not a civil engineer, I'm not a doctor, I'm not an educationist, but I have to take care of all of that. Everything under the sun, including conflict resolutions, jahan pe something as private as marital disputes also I have to take care of. But I'm not certified to do so, right? So अगर मैं, मेरा लॉजिकल माइंड नहीं होता, जहाँ मुझे पता है कि अगर रोड बनानी है, सड़क बनानी है, तो उसका एक ग्रेडियंट होना चाहिए। जो ज़मीन है अगर पानी इकट्ठा करना है, उसका एक ग्रेडियंट समझना ज़रूरी है, और उस ग्रेडियंट के अनुसार ही तालाब या वाटर हार्वेस्टिंग का काम होना चाहिए। सो दैट्स माय लॉजिकल माइंड। लेकिन अगर वो नहीं हो तो शायद मैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेके आऊँ वो विपरीत भी हो सकता है, कि अगर मैं सही डायरेक्शन में या सही तरीके से रोड ना बनाऊँ तो आसपास जो घर हैं उनमें वो पानी में डूब जाएंगे जब बारिश होगी। Small things like that. So it's very important that we have people with different expertise come together. We have people from technical colleges do internships in villages, जिससे वो sensitize हो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या issues हैं। उनके बदौलत वो इसलिए भी जैसे कि they realize कि they can also be stakeholders in contributing towards the development of the nation. And even if be something as simple as raising funds, क्योंकि गवर्नमेंट के भी limitations हैं, तो जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं आ सकती या कोई स्कीम उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, तो आप और मेरे जैसे लोग जो अर्बन सेक्टर में हैं, भले स्कूल हाई स्कूल में हैं, दे कैन इजीली रेज फंड्स फॉर ए पर्टिकुलर विलेज, राइट? सो मेरा ये मानना है कि मिलके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर गांव को हम विकसित करें, अपने फेलो सिटीजन्स को प्रिपेयर करें। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पॉलिटिकल एम्बिशंस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो मेरा उद्देश्य यही था कि टू अंडरस्टैंड कि वेयर डज द गैप लाई एंड व्हाई। और हमारे देश में मेरा ये मानना है कि वी नीड मोर पॉजिटिव स्टोरीज, बिकॉज लोग झिझकते हैं, डरते हैं कि क्या मैं सब कुछ छोड़ के, ज़रूरी नहीं आप सब कुछ छोड़ के कुछ काम करें। नाउ टेक्नोलॉजी गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म टू डू थिंग्स इवन रिमोटली, सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू रियलाइज। एंड मेरा काम गाँव में अभी भी चल रहा है, लाइक आई सेड, एजुकेशन, climate change, agriculture, entrepreneurship, if I can bring people together to guide the youngsters. So these are things that I'm still continuing to do. In terms of what the way forward is, I don't know, but I do believe that there is something higher up, a energy which is beyond us, that does put things together. Maybe
we're having this conversation. Maybe this podcast is supposed to happen to have an impact somewhere, somehow. Who knows? So that is what I'm a believer of. और मैं कहीं ना कहीं मेरे में एक वो spiritual aspect भी है जहाँ मुझे लगता है कि ये knowledge की मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीवित रहूँगी. Nobody knows. It is the reality of life. So I embrace it and I wish to do whatever I can to the best of my capacity. So that's what I choose to do. Through whichever platform that happens, I will accept it. So that's how I'm functioning. That's a very philosophical answer, ma'am. I am a very philosophical person. Okay, do you want to ask? These boys Yes. want to. Like in Haryana there is this law कि जो पंचायत representative है उनको मतलब 8 या 10 plus pass होना चाहिए, तो एक criteria. होना चाहिए. But हम Yes. state assemblies में देखते हैं, parliament में देखते हैं, वहाँ पे कोई law नहीं है. How do you see this contradiction? Like कि वहाँ भी कोई law होना चाहिए या नहीं? मेरा मानना है अगेन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये होना चाहिए. बेसिक क्वालिफिकेशन हर लीडर के लिए होना चाहिए और खासकर इसलिए क्योंकि उससे हमें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इलिटरेट हैं उनमें वो विजडम नहीं है, वो है, लेकिन ये समझना कि कौन से पेपर्स हमें साइन करने हैं, क्या हम साइन कर रहे हैं, उसमें हमें पूरी समझ और पकड़ है या नहीं, ये समझना कि स्कीम्स क्या क्या हैं. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो हमारे टीम में है, खासकर पंचायती स्तर पे, वो हमें वो इन्फॉर्मेशन देगा. क्योंकि वो तालमेल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में होना चाहिए, वो कई जगह देखने को मिलता है कि वो नहीं है. तो अगर वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे इतना सक्षम होना चाहिए कि मैं अपने आप वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ. और ये मेरे साथ कई बार हुआ है कि मेरे को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर मैं डिसहार्टन नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि ठीक है, अगर गांव में हूँ, इंटरनेट नहीं है, शहर में जाऊँगी तो इंटरनेट से वो मैं निकाल लूँगी वो इन्फॉर्मेशन. तो वो कॉन्फिडेंस मेरे में था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ. वो कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से मैं बहुत चीज़ें एक अलग तरीके से कर पाई हूँ और मेरे गांव में विकास लेके आई हूँ. अगर वो नहीं होता तो शायद वो गैप जो है, जिसकी वजह से मैंने प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट लिया, जिसमें हमारे युवा चाहे गांव के हो या अर्बन सेक्टर के हो, उनको मैंने साथ में जोड़ा, उनके साथ मिलके हमने काम किया, वो सब मैं नहीं कर पाती. सो अगर मैं खुद का ही 10 years का एक्सपीरियंस देखूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल that basic education happens, because that's where progress can happen and it can happen faster. Okay, done. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you so much and great questions.